डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत रसायन विज्ञान के अनसॉल्व पेपर का सॉल्व लेकर हाजिर हूं, जिसमें आप लोगों को 2019 से लेकर 2023 तक का अनसॉल्व सॉल्व कराया जा रहा है। तो हम लोग इसमें 2019 के आज सेट नंबर 4 को समाप्त करने वाले हैं। तो आइए, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 के सभी सेटों का कार्बनिक रसायन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस समय हम लोग कार्बनिक रसायन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेज नहीं देखी होंगी तो जाइए प्लेलिस्ट में बोर्ड एग्जाम कैप्सूल क्लास 12 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं पूरी क्लास को आप लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए जरा यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक बार मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ कि आज क्या क्या सवाल आपकी क्लास में रहने वाले हैं। तो ये कल की क्लास का ही सवाल है, परंतु का थोड़ा टाइम की कमी के कारण मैं इसको करा नहीं पाया था। मैंने इसमें कहा था आपसे 2 नए रिएक्शन है, एक ये नई रिएक्शन है और एक नया रिएक्शन है। बाकी के 3 आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको खुद करने होंगे। चलिए उसके बाद देखिए, ये रिएक्शन जो आपका है एथिलेमीन एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल के विरचन की विधियां बनानी है। मतलब एथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियां आपको लिखनी है और इसका I2/KOH से क्रिया करानी है, जिसे आप हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। और साथ साथ आपका लुकास परीक्षण भी पूछा है, इसमें आपको 5 नंबर दिए जा रहे हैं। चलिए अगले सवाल को देखेंगे आप। इस पे सवाल में आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हैलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखनी है, तो आप SN1 लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चाहे SN2 ही लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा। फिर आपको क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने का मैंने पिछली क्लास में लिखवा दिया है। आप जाइए पिछली क्लासेस की थंबनेल में ही देखेंगे, लिखा हुआ है आपका क्लोरोबेंजीन से DDT। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। सैलिसिलिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन और टालोइन से आपको फिनॉल बनाना है। उसके बाद आपकी CHCl3/KOH से क्रिया करानी है, जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, रीमर टीमैन अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सांद्र NO3 से, जिसमें आपका फिनॉल से बनता है पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से बनता है पिक्रिक अम्ल, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फिर आपका अगला रिएक्शन रहने वाला है आपका होमवर्क, जिसमें आपको करना है जैव अणु से संबंधित 2 सवाल हैं आपके। देखिए ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर भी आपसे पूछ लिया हुआ है। ग्लूकोज सुक्रोज में अंतर मतलब मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में अंतर पूछा है, मैंने आपको लिखवाया वो कॉपी में, याद रखिए 5 नंबर इस पर आपको मिलेंगे। खुली संरचना वाली श्रृंखला को लिखिए, जो खुली संरचना होती है उसको लिखना है। इसकी एसिटिल क्लोराइड और फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया लिखिए, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट में बोलकर बताया हुआ, पैटर्न के साथ मैंने बताया, आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है। जरा आप पिछली क्लासेस को रिवाइंड करेंगे तो वहाँ मैंने आपको 6 यौगिक बताए थे, जिसमें NH, उसके बाद C6H5, कुछ इस टाइप के समूह थे, ध्यान दीजिएगा। तो वहीं पे आपको देखना, और फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया इसकी अलग तरीके से होती है, मैं आपको इसके एक साथ क्लास में बताऊंगा, जब जैव अणु की एक साथ क्लास लूँगा तब। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा आप। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखेंगे, जरा आप क्या दिख रहा है। कहा है फॉर्मल्डिहाइड को 50% NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो ये तो आपका रिएक्शन कैनिजारो अभिक्रिया है। ये जो आपका रिएक्शन है वो कौन सी अभिक्रिया है? कैनिजारो अभिक्रिया है। तो मैं क्यों बताऊं आपको, आप जाइए पिछली क्लास से देखिए, वहाँ पे समझिए इसको। बार बार एक ही चीज़ को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं निकलता है। दूसरा, एसिटल्डिहाइड को तनु NaOH और I2 के साथ गर्म किया जाएगा। तो ये भी मैं आपको क्यों बताऊं, क्योंकि ये भी आपने पढ़ा हुआ है किसमें, हैलोफॉर्म अभिक्रिया में। किसमें आपने पढ़ा हुआ है? हैलोफॉर्म अभिक्रिया में। जहाँ पर आपने क्या पढ़ा हुआ था रिएक्शन, आपने पढ़ा था CH3CHO, उसके बाद प्लस आपका निकला था I2 और प्लस NaOH। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें बन गया था CHI3 और प्लस HCOONA। इसको मैंने ट्रिक से बताया हुआ है, पीछे जाएंगे आप, पीछे की क्लास देखेंगे, वहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। HCOONA था यहाँ पे, प्लस NaI था और फिर H2O था। ये आपका था हैलोफॉर्म रिएक्शन। तीसरा आपका रिएक्शन जो आ रहा है वो थोड़ा सा नया रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे सभी यौगिक जिनमें ये एल्डिहाइड समूह CHO समूह होता है, वो सब के सब टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करेंगे। तो देखिए जरा आप, टॉलन अभिकर्मक से ये क्रिया कैसे करेगा।
ये आप देखेंगे CH3CHO एसिटल्डिहाइड है, CH3CHO। जैसे ही आप इसकी क्रिया कराएंगे Ag2O से, किससे कराएंगे आप? Ag2O से कराएंगे। मैं थोड़ा संरचना बना के लिख देता हूँ इसको, जिससे आप आराम से समझ जाएं। देखिए अब यहाँ पे ऐसे देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और आपने इसकी क्रिया करानी है Ag2O, जिसे आप टॉलन अभिकर्मक बोलते हैं। इसका पूरा जो मिश्रण होता है वो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का क्षारीय संकर विलयन होता है, या अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है, परंतु रिएक्शन में हम लोग इसे Ag2O ही लिखते हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो होता क्या है कि जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो आपका दिख रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ से चला जाता है इस हाइड्रोजन के पास, तो तीर के बाद आपका बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और प्लस 2Ag को अलग से छोड़ देता है, जिसकी तीर नीचे की ओर लग जाती है, जिसे आप लोग कहते हैं रजत दर्पण। तो अगर हम बोलें तो हम कहेंगे कि एसिटल्डिहाइड ने टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर दिया। एसिटल्डिहाइड ने टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर दिया। अपचयित मतलब अपचयन कर दिया उसका। इसका अपचयन करने का मतलब इससे ऑक्सीजन अलग हो गया। तो देखिए उससे ऑक्सीजन अलग हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो एसिटल्डिहाइड का खुद का ऑक्सीकरण हो जाता है, जबकि Ag2O का अपचयन हो जाता है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक को अपचयित करेगा, तो आपका जवाब होगा यस। लेकिन कीटोन पूछेगा करेगा, तो आपका जवाब होगा नो, कीटोन नहीं करता है। याद कर लीजिएगा आप लोग इस बात को, ठीक है। अपनी कॉपी में आप लिख भी सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। एसीटोन की क्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। यह तो आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही था, और बढ़िया रिएक्शन था, जिसमें आपका यौगिक बनता है क्लोरीटोन, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है। तो ये भी आपको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, एसीटोन से क्लोरीटोन, ठीक है। इसका रिएक्शन मैंने आपको बताया हुआ है कुछ इस तरह से, CH3C डबल बॉन्ड O फिर CH3, और जब इसके आपने CHCl3 से क्रिया कराई थी तो क्या हुआ था, जो H था इसके पास चला गया था, और बाकी जो CCl3 था वो कार्बन के पास चला गया था। जाएंगे आप पीछे की क्लास में देखेंगे, वहाँ हमने ट्रिक के साथ बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं केवल शानदार रिएक्शन लिख दे रहा हूँ बस। देखिए CCl3 इस तरह से बन गया था। ये था आपका नाम क्लोरीटोन। क्या नाम था इसका? क्लोरीटोन नाम था। हो जाएगा ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे आइए। जो आपका 4 नंबर रिएक्शन है, 4 नंबर तो हो गया ना, 5 नंबर रिएक्शन। 5 नंबर रिएक्शन में आपको बता दूं कि ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा ये ट्रिकी रिएक्शन है। इसको आप विस्तार से भी समझ सकते हैं, और इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बात को मैं आपको बता देता हूँ, तो कैसे होगा जरा आप इसे देखिए रिएक्शन को। आइए देखना शुरू करते हैं हम लोग इस रिएक्शन को, कैसे हुआ ये रिएक्शन। चलिए, कर रहा है ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से करा रहे हैं। ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से, तो मतलब आपको दोनों का फॉर्मूला पहले मालूम होना चाहिए। आइए जरा कलम बदलते हैं। ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब आप इसको ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से हम लिखते हैं उल्टा करके, जिससे हमको रिएक्शन बनाने में आसानी हो। वैसे इसका जो पूरा साल्ट फॉर्म होता है वो H2C2O4 होता है, ठीक है। और ये आपका ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया ये ग्लिसरॉल था और ये ऑक्सैलिक अम्ल था। जब दोनों ने आपस में क्रिया किया, कितने डिग्री पर जानते हैं आप? 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो यौगिक बनता है, अगर आप उसे जल के साथ गर्म कर देते हैं, जल के साथ गर्म कर देते हैं अर्थात जल अपघटन करा देते हैं, तो फिर से जो आपका ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल वो अलग हो जाता है। उसके बाद
प्लस में आपका बन जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो आपको मालूम है कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल बना है कि नहीं बना है, इसी से लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करेंगे ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल की ग्लिसरॉल से क्रिया 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर कराकर प्राप्त उत्पाद का हम जल अपघटन करा देते हैं। प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करा देते हैं जिससे हमें फॉर्मिक अम्ल मिल जाता है। तो अगर आप इस रिएक्शन को छोटे और छोटे में लिखना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। इस रिएक्शन को देखिए, आप ले लीजिए COOH और इधर भी ले लीजिए आप COOH, ठीक है। आप इसकी जल से क्रिया करा दीजिए। यहाँ पे आप ले लीजिए ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कितने डिग्री पर? 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपका बन जाता है HCOOH। ये इसका एक शार्ट फॉर्म है, आप ऐसे लिख के काम चला सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल? कैसे प्राप्त करेंगे ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल? ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका एक साल्ट रिएक्शन है। परंतु अगर हम लोग इस रिएक्शन को टोटली देखें ना, कि मतलब ये रिएक्शन वास्तव में हुआ कैसे था, तो आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि क्या बकवास में बताया जा रहे हैं, बस इतना ही बता देते काम हो जाता। तो मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा। ये आपको लिखने का तरीका मैंने बता दिया, ये आप लिखेंगे कैसे, ये आपका लिखने वाला तरीका है, ध्यान दीजिएगा। ये आप इसको राइट करेंगे पेपर में अपने। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं पूरा का पूरा रिएक्शन, तो समझ कर लिखना चाहते हैं, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। देखिए कैसे करना है आपको। आप देखिए पहले इसमें होता क्या है। जो हमारा CH2OH है, नीचे का CHOH है और यहाँ पर CH2OH है। जब ये आपका क्रिया करता है ग्लिसरॉल से, किससे क्रिया करता है? ग्लिसरॉल से। तो जानते हैं क्या होता है इसमें? इसमें सबसे पहले आपका जो एक H2O अणु है वो बाहर निकलता है। एक H2O अणु बाहर निकलता है। कैसे? इसका H और इसका OH को लेकर वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन में क्या हुआ कि इसमें एक अणु जल निकल गया आपका बाहर, ठीक। और यहाँ से आपका तापमान आपको लिख देना है 100 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो आप जरा उत्पाद बना लीजिए। अब देखिए आपका बना CH2O CO और फिर आपका बचा COOH। कैसे? आपने देखा यही वाला चीज़ तो बचा यहाँ पे, ये CO है और फिर यहाँ पे ये COOH है। फिर नीचे आपका जो CHOH है वो पड़ा रहेगा, नीचे जो आपका CH2OH है वो भी पड़ा रहेगा। हम लोग जैसे ही इसको थोड़ा सा और गर्म करते हैं, क्या करते हैं जी? गर्म करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें एक और रिएक्शन होता है। ये निकल जाता है CO2 बाहर। तो गर्म करने पर -CO2। आपकी कॉपी में जगह रही तो आप सामने ही लिखेंगे, मेरे में जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका बनता है वो CH2COOH बचता है और फिर इसके नीचे आपका CHOH बचता है और इसके नीचे आपका CH2OH बचता है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसका कराते हैं जल अपघटन, क्या कराते हैं? जल अपघटन। तो मैं आपको डिब्बा बना के दिखाता हूँ कौन निकलता है बाहर। जैसे ही आप इसका जल अपघटन कराते हैं ना, तुरंत ही आपको दिखता है यहाँ पे ये चीज़। देखिए जो COOH है वही CH को लेके निकल जाता है बाहर और अपना बना लेता है HCOOH, ठीक। और बाकी जो आपका OH है वो फिर से जाके उसके साथ जुड़ जाता है। तो एक प्रकार से ग्लिसरॉल ने रिएक्शन कराया और हो गया वहाँ से अलग। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसीलिए आप ग्लिसरॉल को उत्प्रेरक के रूप में मान सकते हैं। तो ये आपका टोटली रिएक्शन हुआ है इसमें, ठीक है। कैसे निकला आपने यहाँ पे इस बात को समझ लेना है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग चलें थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन पर। तो आशा करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ग्लिसरॉल को आप ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं तो आप केवल इसी लाइन को लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा ये वाला चीज़। क्योंकि आप यहाँ पे गर्म ही तो कर रहे हैं ना, तो ये आपका काम हो जाएगा इतने से। परंतु थोड़ा सा और बड़ा लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं कि पहले दोनों को लिखिए, फिर जो क्रिया तीर लगाइए, नीचे दूसरा नंबर लिख के सीधा उत्पाद बना दीजिए और
तीसरा अगर आपको पूरा समझ कर लिखना है तो ये आप ये लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखना कौन सा चाहते हैं। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है। अब आइए जरा चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। तो यहाँ से जो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये क्या कह रहा है कि भैया देखो, एथिलेमीन से और एसिटिलीन से, एथिलेमीन से और एसिटिलीन से हमको बना के दिखा दो तुम एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बना दो। तो मैंने कहा भैया चलो देखो, ले लिया जाए पहले एथिलेमीन, C2H5NH2, और इससे हमको बना देना है C2H5OH। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, ये तो एकदम आसान सवाल है। कैसे? आप चले जाइए नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में, और ये जो एनिलीन है, एनिलीन की जो क्रिया है वो HNO2 से करा दीजिए। ये मैंने आपको पीछे बता रखा है। ठीक, HNO2 से करा दीजिए और तुरंत ही आपको मिल जाता है यहाँ पे एल्कोहल। क्या मिल जाता है? एल्कोहल। और प्लस में आपका H2O अलग हो जाता है और प्लस में N2 अलग हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप कोई भी एल्कोहल बना सकते हैं। यहाँ पे चाहे जो भी एमीन ले लीजिए आप, C2H5 ही नहीं, कोई भी एमीन ले लीजिए, आपको यहाँ पे एल्कोहल मिल ही जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात को याद रख लीजिए। और मैं यहीं पे आपको एक बात बता देता हूँ, ये रिएक्शन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, परंतु एक सवाल पूछा गया है कि जब मेथिलेमीन की क्रिया HNO2 से कराते हैं तो क्या होता है। मेथिलेमीन CH3NH2 की क्रिया जब आप HNO2 से कराते हैं तो क्या होता है। जब आप HNO2 से कराते हैं तो क्या होता है, मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें ईथर बन जाता है, डाई मेथिल ईथर CH3OCH3, इसका नाम आप जानते हैं डाई मेथिल ईथर। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बन जाती है और बाकी आपका H2O और N2 यहाँ भी बाहर निकलते हैं। तो आप एक बात याद कर लीजिएगा कि जब मेथिलेमीन की क्रिया HNO2 से पेपर में पूछेगा तो आप ईथर बनाइएगा। क्या बनाइएगा? ईथर। और उसके बाद अगर आपको एथिलेमीन का पूछेगा तो एल्कोहल बनाइएगा, याद रख लीजिए। ठीक है, तो आपका ये हो गया पहला नंबर रिएक्शन, एथिलेमीन से एल्कोहल। दूसरा, अगर आपको एसिटिलीन से एल्कोहल बनाना है तो देखिए, इसका तो आपके पैटर्न पर आधारित हो जाएगा। एसिटिलीन का जैसा कि आप सूत्र जानते ही हैं, यही है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का आपको करना क्या है, आप पहले इसका HOH करा दीजिए। जितने पाई बंध हैं उतनी बार जल का योग हो जाएगा और यहाँ पे आपका सांद्र H2SO4 की उपस्थिति रहती है। लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि 2 पाई बंध टूटे हैं तो 2 बारी इस पर H का योग हो जाएगा और 2 बारी इस वाले पर OH का योग हो जाएगा। परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि एक कार्बन पर 2 OH अस्थायी नहीं होता है, इसलिए एक जगह से OH और एक जगह से H निकल जाएगा बाहर, जिसे आप H2O कहेंगे, माइनस हो गया। जैसे ही H2O आपका माइनस हुआ तुरंत ही देखिए आपका बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, जिसे कहते हैं आप एसिटल्डिहाइड। अब आपको तो जाना था एल्कोहल पे, एथिल एल्कोहल पे जाना था। तो बताइए, अगर एसिटल्डिहाइड से आपको एल्कोहल जाना है तो आपको अपचयन कराना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण? बताइए ज़रा, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए। तो आपको क्या कराना पड़ेगा इसमें? ऑक्सीकरण नहीं, इसका अपचयन कराना पड़ेगा। किसकी उपस्थिति में? H2O/Ni की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। तो आप यहाँ पे एक अपचायक लगा दिए और आपका रिएक्शन हो गया। तो देखिए कितना आसान रिएक्शन था ये। एसिटिलीन का पहले जल अपघटन कराइए जो आपको पैटर्न में बताया गया है, क्योंकि पाई बंद है, एक पाई टूटेगा 2 सिग्मा बनेंगे। देखिए, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, एक पाई टूटा 2 सिग्मा बने, आपका रिएक्शन हो गया। फिर आपने देखा एक कार्बन पर 2 OH अस्थायी होता नहीं है, एक अणु जल बाहर निकल जाएगा, तुरंत ही एसिटल्डिहाइड बना, एसिटल्डिहाइड का अपचयन से आप एल्कोहल बना लीजिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, इसको आराम से आप रिएक्शन से खेल सकते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि इसकी आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ क्रिया लिखिए। मतलब इसकी आपको आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ क्रिया लिखना है। तो आइए जरा देखा जाए कि इसके आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ क्रिया क्या होगी। तो मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ था कि जो एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड देते हैं वो भी ये रिएक्शन देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ पर उसी पैटर्न से रिएक्शन हुआ है। जो आपका CH3CH2OH है वो आपका किससे क्रिया कर रहा है? आयोडीन के क्षारीय विलयन से ना। तो आयोडीन के क्षारीय विलयन से क्रिया कर रहा है, तो I2 के साथ क्या ले लेना है आपको? KOH ले लेना है। तो इस रिएक्शन में जो आपका बना वो आपका बन गया CH3CH2OH
तो ये बन जाएगा आपका CH3। चूंकि हेलो फॉर्म रिएक्शन है तो रिएक्शन में कोई बदलाव होगा नहीं, सब कुछ वही रहेगा, NaI और प्लस H2O। तो आप कहेंगे कि सर ये जो आपने सबसे शुरू में रिएक्शन बताया था मुझे, सबसे पहली लाइन में यहाँ पे देखिए, तो आपने जो यहाँ पे हमें बताया था तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ बना हुआ है, अंतर है कुछ नहीं। लेकिन आपने यहाँ एसिटाल्डिहाइड लिया है, वहाँ आपने एथिल अल्कोहल लिया, तो फिर भी यही उत्पाद कैसे बना? एक काम मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था, CH3 रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है, परंतु हमारे पास वहाँ पे एथिल अल्कोहल है। क्या है जी? एथिल अल्कोहल। फिर भी उत्पाद में कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ? फिर भी उत्पाद में क्यों बदलाव नहीं हुआ? आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए। नहीं उठा तो उठाइए इस सवाल को, याद रखिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस रिएक्शन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। जो आपका आयोडीन है ना, इसने पहले इस एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकृत कर दिया है। क्या कर दिया जी? ऑक्सीकृत कर दिया। किस रूप में जानते हैं? CH3CHO के रूप में। उसके बाद समझ लीजिए CH3CHO की आगे प्रक्रिया शुरू हुई है। तो क्या रिएक्शन में कोई बदलाव होगा क्या? नहीं होगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन ही है ये। आपसे पूछा जाए कि क्या एथिल अल्कोहल हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है, तो आपका जवाब होगा हाँ। क्यों देता है? क्योंकि वह ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेता है? एसिटल्डिहाइड बना लेता है। क्या बना लेता है जी? एसिटल्डिहाइड बना लेता है। चलिए अब इसका देखिए, आपने आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ क्रिया देख ली है एथिल अल्कोहल की। अब आ जाइए, रासायनिक समीकरण भी लिखना है। लुकास परीक्षण समझाइए अब आप, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद। तो लुकास परीक्षण आ जाइए जरा, मैं आपको बता दूं। लुकास परीक्षण, तो देखिए अल्कोहल की क्रिया, किसकी क्रिया जी? अल्कोहल की क्रिया, ठीक है। लुकास अभिकर्मक, ये लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में अलग से कहीं आप, लुकास अभिकर्मक क्या है? तो लुकास अभिकर्मक HCl ऑब्लिक ZnCl2 से कराने पर RX बनता है, वह विलयन धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है जी? धुंधला हो जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। तो रिएक्शन लिख लीजिएगा, ROH प्लस HCl, उपस्थिति आपका काम कर लेता है ZnCl2, और आपको बन जाता है RCl प्लस HOH निकल जाता है बाहर, और ये जो विलयन है वो कैसा हो जाता है जी? धुंधला हो जाता है। इसी से पता चलता है कि अल्कोहल कौन सा है। तो आप परीक्षण कैसे करते हैं? रिएक्शन तो आपका हो गया, तो आपको परीक्षण कैसे करना है? तो पहला नंबर देखिए, अगर 3 अंश अल्कोहल है तो, 3 अंश अल्कोहल है तो, ठीक है, तुरंत धुंधला होगा। 3 अंश अल्कोहल है तो आप लिखेंगे विलयन तुरंत धुंधला होगा, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा नंबर, अगर 2 अंश अल्कोहल है तो, 2 अंश अल्कोहल है तो 5 मिनट में धुंधला होगा। कितने मिनट में? 5 मिनट में धुंधला होगा। उसके बाद अगर आपका 1 अंश अल्कोहल है तो, गर्म करने पर धुंधला होगा। याद रखिएगा, गर्म करना पड़ेगा तब धुंधला होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इससे आप परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको मान लीजिए 3 बर्तन में 3 अल्कोहल दे दिए गए, 3 बर्तन में आपको 3 अल्कोहल दे दिए गए। तो आपने सबसे पहले सब में लुकास अभिकर्मक को मिला देना है, लुकास अभिकर्मक को मिला देना है।
तो देखिए जैसे ही आपने मिलाया ये देखिए तुरंत धुंधला हो गया, जो आपका विलयन था वो तुरंत धुंधला हो गया, और ये जो आपका विलयन था ये धीरे धीरे धुंधला हुआ ना शुरू हुआ और 5 मिनट में धुंधला हुआ, परंतु ये धुंधला ही नहीं हुआ। इसको जब गर्म किए ना तब धुंधला हुआ। तो आपको जो दिए जाएंगे अल्कोहल उसमें आप लुकास अभिक्रमक मिला दीजिएगा और 5 मिनट तक इंतजार करिएगा। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। अगर 5 मिनट में धुंधला हुआ तो आप कहेंगे भैया हमारे पास जो आपने दिया है वो द्वितीयक अल्कोहल है। अगर तुरंत ही हो गया तो आप फायदे में हैं, आपके तृतीयक अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 मिनट बाद भी धुंधला नहीं हुआ तो आप कह देंगे देखो भैया ये प्राथमिक अल्कोहल है, क्योंकि ये धुंधला नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया लुकास परीक्षण, जिससे आप द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। और ये आपसे अलग से भी पूछा गया सवाल है, ये आप यहाँ पे देख लिए हैं तो आप समझ लीजिए आपके पेपर में आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए जरा अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। तो ये मैंने आपको बता ही रखा है, मैंने कहा आपको कोई प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रियाविधि लिखनी है, SN1 लिखिए चाहे SN2 लिखिए। क्लोरोबेंजीन से DDT मैंने पिछले क्लास में आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है, तो आप वहीं से जाके लिखिएगा। चलिए अब आ जाइए इस सवाल पर, क्या लिखा हुआ है जी। आज का आपका लास्ट सवाल है ये। क्या सवाल है आपका देखेंगे जरा, आप बताएंगे, और आज आपका सेट नंबर 4 समाप्त भी हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको इसमें कितना आसान आसान चीज़ लिखा हुआ है, देखिए जरा। तो डिलीट हो गया। हाँ तो चलिए आ गया आपका क्वेश्चन आपके सामने, और ध्यान दीजिए आप लोग। क्या लिखा है आपको, सैलिसिलिक अम्ल से भैया देखो फिनॉल बनाना है। इसने क्या कहा कि देखो भैया आप ले लो सैलिसिलिक अम्ल, आप ले लो क्लोरोबेंजीन, आप ले लो टालुइन, और मुझे बना के दे दो फिनॉल। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिख के मुझे दिखा दो। फिर उसका जो फिनॉल है इसकी क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया करा देना, और सांद्र HNO3 से क्रिया करा देना, और रासायनिक समीकरण लिख देना, और जो मुख्य उत्पाद बनेंगे उनके नाम भी इस बार बताने को कहा गया तुमसे। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो चलिए देखा जाए। पहला आपसे कहा गया कि भैया देखो सैलिसिलिक अम्ल से बना दो फिनॉल, सैलिसिलिक अम्ल से बना दो फिनॉल। तो मैंने कहा अच्छी बात है बना देते हैं, क्या करना है उसमें। तो जो आपका सैलिसिलिक अम्ल था उसका फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, ये आपका है सैलिसिलिक अम्ल। तो इससे आपको कराना है फिनॉल। क्या बनाना है? फिनॉल। तो आपको सैलिसिलिक अम्ल से फिनॉल बनाना है। तो आप समझिए कि आपने यहाँ पर क्या करना है। तो आपने कहा ये तो बहुत आसान है, COH निकाल दो। मैंने कहा इसको कहते क्या हो तुम? तो आपने कहा कि इसको हम बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। आप भी मेरे साथ बोला करिए, तब चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो घंटा बजाते ही रहेंगे यहीं पे, आप याद रखिएगा। तो आपने कहा इसे कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। तो मैंने कहा विकार्बोक्सिलीकरण होता कैसे, जरा बताओ तो मुझे। आपने कहा इतना भी नहीं जानते हो। किसके साथ गर्म किया जाएगा इसको? इसको गर्म किया जाएगा सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाएगा। किसके साथ गर्म करेंगे जी? सोडा लाइम के साथ गर्म कर देंगे। सोडा लाइम बोलते हैं इसको, NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO। ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं, NaOH प्लस CaO। ठीक है, आपका बन जाएगा फिनॉल। ये हो गया विकार्बोक्सिलीकरण। और अगर आप सह उत्पाद लिखना चाहते हैं तो सह उत्पाद में आपके बन जाता है Na2CO3, Na2CO3 और प्लस H2O। ये आपके सह उत्पाद में बन जाता है। ठीक है, लिखना चाहें तो, नहीं तो कोई आपको दबाव नहीं डाला जाएगा। चलिए फिर आपने कहा अच्छा इतना तो बता दिए हो, अब जरा दूसरा भी बता के दिखाओ। तो मैंने कहा चलो देखा जाए, क्लोरोबेंजीन से बनाना है। क्लोरोबेंजीन से तो आपने कहा हाँ बनाना है। मैंने कहा चलिए देख लीजिए, क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है फिनॉल। तो मैंने कहा चलिए देख लीजिए, पहले आप बना लीजिए क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इससे आपको बनाना है फिनॉल।
तो आपने कहा हाँ सही बोल रहे हैं आप। तो मैंने कहा देखिए आप करा दीजिए इसकी डाव अभिक्रिया। आप कहेंगे हाँ ये तो हम जानते हैं। तो क्या होता है डाव अभिक्रिया में, उच्च दाब और उच्च ताप पर क्रिया करा दीजिए। किससे, NaOH से, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर और 300 ATM दाब पर। फिर प्राप्त उत्पाद का करा दीजिएगा जल अपघटन। क्या करा दीजिएगा, जल अपघटन। आपको मिल जाएगा फिनॉल। तो ये आपका हो गया रिएक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका रिएक्शन कितना आसान है। अब थोड़ा सा चीज़ें पढ़िए तो समझ सकते हैं। तो डाव अभिक्रिया आप बताएंगे क्या कि उच्च दाब तथा उच्च ताप पर क्लोरोबेंजीन की NaOH के 10% जलीय विलयन से क्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने पर फिनॉल बनता है। प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने पर फिनॉल बनता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, अपनी खोपड़ी में घुसा लीजिएगा। तीसरा आपने कहा अच्छा टालोइन से भी तो फिनॉल बना के दिखा दो। तो मैंने कहा चलो आओ वो भी कर लेते हैं तुम्हारे लिए। चलिए देखिए टालोइन से फिनॉल। तो पहली बात तो अगर आप टालोइन से फिनॉल बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक बातें इसमें देखनी होंगी। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कार्बन गायब करना पड़ेगा। तो कई सारे रास्ते हैं हमारे पास, कई सारे हमारे पास रास्ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि आप टालोइन का ऑक्सीकरण करा सकते हैं, तगड़ा वाला ऑक्सीकरण। ठीक है, उसके बाद जिससे उसका बन जाएगा क्या, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का आप विकार्बोक्सिलीकरण करा लीजिएगा, आपका बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन। फिर बेंजीन से आप क्लोरोबेंजीन बना लीजिएगा, क्लोरोबेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन से बना दीजिएगा फिनॉल। ठीक है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन और फिर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। परंतु यहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन इसका पढ़े हुए हैं, सीधा सीधा रिएक्शन इसका। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा दीजिए। उत्प्रेरक रहेगा MnCl2 प्लस CuCl2। ये आपका उत्प्रेरक रहेगा, इसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए और आपका यहाँ से CO2 और H2O हो जाएगा अलग। ये बन जाएगा आपका सीधा सीधा फिनॉल। ध्यान दीजिएगा, बाकी पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है, अगर नहीं रिएक्शन याद रहे तो पैटर्न से भी आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो टालोइन से बना लीजिए सीधे सीधे फिनॉल, किसके द्वारा, वायु के द्वारा MnCl2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराकर। तो ये आपका हो गया तीनों से बनाने का विधियाँ। फिर आपका आता है रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो रीमर टीमैन मैंने अभी कल की क्लास में ये आपको बताया था। यहाँ से आपका फिनॉल रहता है और जैसे ही आपका इसमें CHCl3 से योग होता है। थोड़ा सा मैं रिएक्शन को यहाँ पूरा करने का प्रयास करता हूँ। देखिए पूरा इस बार मैं आपको विस्तार से आज समझा देता हूँ रीमर टीमैन अभिक्रिया कैसे होती है। तो यहाँ का जो H है वो गेम में आता है, ठीक है, और वो Cl को लेकर फरार हो जाता है, याद रखिएगा। और जो आपने यहाँ पे KOH ऊपर रखा हुआ है वही अम्ल को लेकर भगाने में मदद करता है, क्योंकि अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल बन जाता है। तो आपको देखना क्या है कि यहाँ पर आपका जो यौगिक बनता है वो OH होता है और फिर यहाँ पे देखिए CHCl2 जुड़ जाता है। तो आपने देखा कि जो OH और यहाँ से CH फिर Cl2 आपके दो ठो जुड़े हुए हैं, इन लोगों का जल अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है जी, जल अपघटन। तो फिर जो आपके दोनों Cl हैं ये भाग जाते हैं उसको लेकर, और आपको मालूम है कि CH पर फिर से 2 कार्बन का योग हो जाता है। CH पर 2 कार्बन का योग हो जाता है। तो CH पर हो गया 2 कार्बन का योग, और फिर से आपको मालूम है कि एक कार्बन पर 2 OH समूह स्थायी होते नहीं है, इसलिए एक जगह से OH और एक जगह से CH निकल जाता है बाहर। और जैसे ही H2O आपका निकलता है बाहर, आपका यौगिक कैसे बन के तैयार हो जाता है, O यहाँ पे K हो जाता है। आप चाहिए तो K कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक क्षार है। क्षार जो है अम्ल से क्रिया करेगा तो तुरंत ही K बना देगा। तो मैं आपकी खुशी के लिए
हर जगह KOH कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? के लगा देता हूँ हर जगह पर। पहले देखिए, आप यहाँ से H को हटाइए, यहाँ से H को हटाइए, यहाँ पर K कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो H है फिनॉल अम्लीय गुण के कारण इस KOH के K से हट जाएगा, क्योंकि अम्ल है, क्षार से क्रिया करके लवण प्लस जल बना लेता है। ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में भी आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से H को हटा दीजिए और उसकी जगह K को कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से भी आप चाहिए तो H को हटा दीजिए और वहाँ पर भी किसको कर लीजिए, वहाँ पर भी आप K को कर लीजिए, ये चीज़। फिर अब आपका देखिए सैलिसिलडिहाइड तो मिल चुका है, परंतु मामला क्या फंस रहा है, वहीं पे आपका ये OH की जगह OK दिख रहा है। क्या दिख रहा है जी? OH की जगह OK दिख रहा है। तो अब गेम यहाँ पे शुरू होगा। आप इसका अम्लीय जल अपघटन करा दीजिए, तो वही कहानी, जो K है वो OH को लेकर फिर से भाग जाएगा और आपका बन जाएगा सैलिसिलडिहाइड। तो ये आपका टोटली रीमर-टीमैन अभिक्रिया है क्रिया विधि के साथ। आप इसको आराम से देखकर समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आज के लास्ट टॉपिक पे आ जाइए। लास्ट रिएक्शन क्या लिखा हुआ है जी? इसकी सांद्र NO3 से क्रिया। तो ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आपका बनता है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, जो आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल मैं आपको केवल हिंदी में लिख देता हूँ, आप रिएक्शन जाइएगा पीछे देखिएगा। फिनॉल की क्रिया सांद्र HNO3 से हो रही है। उपस्थिति किसकी रहती है इसमें? सांद्र H2SO4, जिसे आप नाइट्रीकरण मिश्रण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण मिश्रण। दोनों एक साथ होते हैं ना, तो इनको नाइट्रीकरण मिश्रण बोला जाता है। और आपका उत्पाद जो बनता है वो पिक्रिक अम्ल बन जाता है। ये आपने पीछे पढ़ रखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। और आपका अपना होमवर्क देख लीजिए, इस होमवर्क में क्या क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिए हुए, मतलब 2 सवाल दिए हुए हैं जो कि आपके जैवाणु नामक चैप्टर से हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है। आपको बनाना है ग्लूकोज की खुली श्रृंखला वाली संरचना को बनाना है। ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड और फेनिल हाइड्रोजिन के मध्य क्रिया से बताना है पूरा रासायनिक समीकरण। ग्लूकोज और सुक्रोज में आपको अंतर देखना है। ठीक है, तो ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया आप बताएंगे, और कल की क्लास में मैं इन दोनों क्रियाओं को बताऊंगा, क्योंकि ये रिएक्शन है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, संरचना में इनके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ये ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर आपको खुद लिखना होगा। विटामिन क्या है देखिए, A, C, D और K के प्रमुख स्रोत, महत्व और इनकी कमी से होने वाली बीमारियों का उल्लेख करिए। देखिए 4 नंबर का आपका पूछा गया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5 नंबर में पूछा गया है। देखिए आपसे जैवाणु में कुछ भी पूछा जा सकता है, 2 पूछे जाएंगे, लेकिन क्या पूछे जाएंगे आप बता नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या याद करके जाते हैं, क्या याद करके नहीं जाते हैं। तो चलिए देखिएगा इसको, सवाल को, फिर बताइएगा मुझे क्या आप कर पा रहे हैं इसमें, क्या आप नहीं कर पा रहे हैं।